नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं अपनी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन के जरिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम कानूनी सलाहकारों से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आपके बीच में मौजूद हैं वो सोसाइटी के पंजीकरण से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित क्या कुछ कानूनी प्रावधान है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सोसाइटी पंजीकरण को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। इसके अलावा भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सोसाइटी पंजीकरण को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से हम हर दिन ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसके बारे में लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं सोसाइटी पंजीकरण को लेकर कानूनी प्रक्रिया की कि अगर आप सोसाइटी का पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ कानूनी रास्ते अख्तियार करने होंगे। इस संबंध में अगर कोई सवाल आपके जहन में चल रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से राजेश लाठीकरा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, जबकि प्रयागराज से के राय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत मैं राजेश जी आपसे ही करना चाहूँगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ नियम कायदे हैं? अरे भाई, जब मुंशी जी का फोटो खिंचवाने 1960 का, जिसके तहत कोई भी 7 लोगों का एक ग्रुप कोई भी अपने ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने तय करे हैं कि हमें इस क्षेत्र के अंदर काम करना है। जो क्षेत्र प्रमोशन होता है साइंटिफिक में हो सकता है, वो लिटरेचर में हो सकता है, या फिर वो कोई भी फाइन आर्ट्स में हो, या फिर वो कोई भी चैरिटेबल पर्पस हो। जो चैरिटेबल पर्पस के अंदर बहुत वाइड डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा काम जो चैरिटी के लिए किया जाए, चैरिटेबल पर्पस हो, जिसमें सोसाइटी का भला होता हो, एक ग्रुप, एक किसी बड़े समूह का भला होता हो। स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, चाहे रिलीजन से रिलेटेड हो, कल्चरल हो, इस तरह के चैरिटेबल पर्पस हो सकते हैं। उसको रजिस्ट्रेशन के लिए 7 लोगों का जब एक ग्रुप तैयार होता है, जो एक गवर्निंग बॉडी फॉर्म करते हैं, जिसमें मेमोरेंडम एसोसिएशन एक बनाया जाता है, जो सेक्शन 2 इस एक्ट के सेक्शन 2 के प्रावधान के मुताबिक बनाया जाता है। इसके अंदर गवर्निंग बॉडी के अंदर जो सबसे पहले उनको अपना नाम डिसाइड करना होता है सोसाइटी का, कि उनको अपना सोसाइटी का नाम क्या रखना है। वो जो सोसाइटी का नाम होता है वो उनके ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर वो स्पोर्ट्स से है तो वो स्पोर्ट्स के मुताबिक नाम होना चाहिए, आर्ट्स से है तो आर्ट्स से मुताबिक। इस तरह का रखेंगे तो वो ज़्यादा एक अट्रैक्ट करेगा आपको, आपकी सोसाइटी को अच्छा प्रमोट करेगा जी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स देने होते हैं अपने, कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपको किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने। उसके बाद आपको गवर्निंग बॉडी के नाम, उनके एड्रेसेस, उनके डेजिग्नेशन, उनके ऑक्यूपेशन, ये सब देने होते हैं। एक फॉर्मेट होता है उसका बाकायदा। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना होता है, जहाँ से आप इसका संचालन करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे। उसके बाद उस एसोसिएशन MOA बनाने के बाद आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेंगे कि आपकी बॉडी, आपकी जो संस्था है वो किस तरह से काम करेगी जी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते वक्त आपको अपनी संस्था के सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी किस तरह से काम करेगी, आप मेंबरशिप कैसे देंगे, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या कार्य होंगे, वो कार्य जो आप कर रहे हैं वो समाज के लिए किस तरह से हितकारी हैं, किस तरह से वो
समाज को बेनिफिट दे सकते हैं, आप उसमें फंड्स कैसे लेकर आएंगे, इस तरह की तमाम जानकारियां आपको उसमें देनी होती है। चलिए, बिल्कुल इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दर्शकों तक इस बात की जानकारी पहुंच पाए कि अगर आप सोसाइटी का पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उसके लिए किन नियम कायदों का पालन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रकाश जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। और जो अभियोक्ता एडवोकेट हम आम आदमियों की सहायता के लिए उपस्थित हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, सवाल कीजिए। सीधे साधे लोगों को कानून की जानकारी ना के बराबर है। ऐसा सुनने में आया है कि 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और लगभग 50 से 70% ऐसे निर्दोष लोग जेल में बंद हैं जिनका फैसला होना बाकी है। और आईपीसी सेक्शन 34 और आईपीसी सेक्शन 149 जिसका दुरुपयोग करके या गलती से कोई सच्चा सीधा साधा आदमी इसके लपेट में आ जाता है। अब हमारे संविधान में लिखा है हम सब भारतीय एक हैं और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अब यहाँ से मेरा सवाल शुरू होता है, जो एफआईआर लिखवाने जाता है तब पुलिस सिर्फ उसकी ही सुनती है और किसी निर्दोष अपराधी को जिसकी पुलिस ने ना सुनी हो तब उसे जज साहब के सामने लाया जाता है और उसे जज साहब से बात करने का अधिकार ही नहीं है, ना ही जज साहब उससे पूछते हैं बताओ क्या हुआ है। अब उस निर्दोष अपराधी को बात करने का अधिकार। प्रकाश जी, आप सीधे आपके जहन में सवाल क्या है, आप सीधा सवाल कीजिए, आप क्या जानना चाहते हैं। प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है? चले, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जहां तक उनका सवाल था, मैं के राय साहब आपके पास आऊंगा। इनका कहना है कि जो जेलों में तमाम ऐसे लोग हैं जो जेलों में कैद हैं और उनके बाहर आने का रास्ता नहीं संभव हो पाता, चाहे वो उम्र के लिहाज से हो या फिर सज़ा भी पूरी हो जाती, तो तमाम ऐसे कैदियों की संख्या है जो बगैर जुर्माना ना भर पाने के चलते भी उसे सीखों के पीछे रहना पड़ता है। इनका ये कहना है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसमें निर्दोष लोगों को क्या उस तरह की व्यवस्था है कि अगर उनके पास साक्ष्यों का अभाव है तो उन लोगों तक कैसे इंसाफ पहुंचे। इनका मूल सवाल दरअसल यही था। देखिए कई प्रावधान है, जैसे मर्सी है, रेमिशन है, अनुच्छेद 161 में भारतीय संविधान के, सीआरपीसी की धारा 432 है, जेल मैनुअल में पैरा 192 से लेकर 196 तक है। उसके अलावा रिलीज प्रिजनर्स एक्ट है जो 1836 का है जी। इनके तहत जो है कैदी को समय पूर्व रिहाई का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार है और हर राज्य में इस तरह की पॉलिसी बनाई गई। जैसे उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 में यह पॉलिसी बनी है कि जो बीमार हैं, जो अशक्त हैं, जो विकलांग हैं, जो गंभीर रूप से मृत्यु के करीब पहुंच गए हैं, जिन्होंने जो पेशेवर अपराधी नहीं है और 14 वर्ष की कारावास पूरा कर चुके हैं जी। उनके कंडक्ट का परीक्षण करके उन्हें रिहा किया जाए। इस वर्ष खुद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मेरे ही पिटीशन पे जी 1500 इस तरह के छोड़े गए हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जेलों में 70% लोग अंडर ट्रायल हैं। तो और हुसैनारा का खातून का केस है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को बहुत नरमी बरतनी चाहिए। जो छोटे छोटे अपराधों में लोग जेलों में सजा प्राप्त पड़े हुए बिना ट्रायल के सजा के, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। और मारू राम का एक केस है जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि अगर आप जमानत देने की स्थिति में नहीं है तो आपको अपने निजी मुचलके पर भी छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो पीड़ित है या उसका परिवार के लोग हैं वो इस तरह के मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र जैसे हम लोग इलाहाबाद में चलाते हैं या जो सरकार चलाती है विधिक सेवा प्राधिकरण, उनके संपर्क में आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना बेहद ज़रूरी है कि अगर इस तरह के मामलों में आप इंसाफ चाहते हैं तो आपको कहां पर सही दरवाज़ा कहां है जो आपको खटखटाना चाहिए। और इसीलिए अपनी इस खास पेशकश के माध्यम से हम हर दिन मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। आज हम बात सोसाइटी पंजीकरण की कर रहे हैं और लगातार दर्शकों से अपील भी कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कौन कौन पंजीकरण करवा सकता है, राजेश लाठ ठीकरा जी? देखिए जी, पंजीकरण
अलग अलग एक्ट्स के अंदर प्रोविजंस हैं इसके। चाहे अगर सोसाइटी चलाना चाहते हैं तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर भी इसका प्रावधान है सेक्शन 25 के अंदर। चाहे वो आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से अपना ट्रस्ट डीड बना के भी, क्योंकि आप चैरिटेबल पर्पस के लिए आप कोई भी सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं, ट्रस्ट एक्ट के अंदर भी है, पब्लिक ट्रस्ट बनते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट बनते हैं, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर तो प्रोविजंस काफ़ी व्यापक है इसके अंदर। और इसके अंदर हर तरह के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे बड़े अच्छी व्यापक तौर पर डिफाइन किए गए हैं। और कोई भी जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में जो एक अच्छी तरह से समझ बूझ रखता है आदमी, और वो 18 साल से ऊपर है, वो इसके अंदर अपने गवर्निंग बॉडी के अंदर स्टार्टिंग के अंदर फाउंडर मेंबर बन सकता है। इसके अंदर वो अपना 7 ऐसे मेंबर, जो मिनिमम संख्या बताई गई है इसके अंदर, 7 मेंबर या 7 से ज़्यादा लोग मिलके एक सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। पर्पसेस जो अभी थोड़ी देर पहले बताया उसके हिसाब से वो फॉर्म कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो सोसाइटी को अपने ऑब्जेक्टिव्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उस सोसाइटी को आगे चला सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन धोखाधड़ी ना हो इस संबंध में क्या कुछ व्यवस्था है के राय जी कि आप पंजीकरण तो कराते हैं, लेकिन पंजीकरण में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार, कोई धोखाधड़ी ना कर सके, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1857 में इन बिल्ट प्रोविजन, आंतरिक व्यवस्था, इसीलिए उनके रिन्यूअल का प्रावधान। और ये देखा जाता है कि जिस एम और ऑब्जेक्ट के लिए ये सोसाइटी काम कर रही है, उसके एनुअल जो उसका जो कार्रवाइयों का पूरा रिपोर्ट है उससे मेल खाता है कि नहीं, उसके अलावा वो प्रॉपरली वो ऑडिटेड है कि नहीं, वो इनकम टैक्स देता है कि नहीं, वो कानूनों का पालन करता है कि नहीं। इन सारी स्थितियों पे रजिस्ट्रार को यह पावर है कि आपको नोटिस देकर आपके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त करे। और सदस्यों को भी ये अधिकार है कि 3/5 सदस्य चाहे तो कि ये सोसाइटी अपने उद्देश्यों से भटक रही है या ये निजी हितों और निजी स्वार्थ का निवाला बन रही है, तो वो स्पेशल बैठक बुलाकर इस सोसाइटी को भंग कर सकते हैं। चलिए, एक और दर्शक रांची से राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। 1989 में मेरे द्वारा बंटवारा वाद लाया गया था, जिसमें समझौता के आधार पर डिग्री प्रदान की गई। पुनः एक पक्षकार जो विधवा भाभी थी, उनके पुत्रों द्वारा यह कहकर 2010 में वाद लाया है कि हम उस समय नाबालिग थे, मेरी माँ ने कोई समझौता नहीं किया है। क्या इस तरह का वाद ग्राह्य है? राजेश सवाल एक बार सवाल फिर दोहराएंगे राजेश जी। 1989 में मेरे द्वारा बंटवारा वाद लाया गया था जी, जिसमें समझौता के आधार पर डिग्री प्रदान की गई। पुनः एक पक्षकार जो विधवा भाभी थी, उनके पुत्रों द्वारा यह कहकर 2010 में वाद लाया है कि हम उस समय नाबालिग थे, मेरी माँ ने कोई समझौता नहीं किया। क्या यह वाद मान्य है? ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ, क्या जवाब देंगे? जी देखिए, इसमें आपने आप जो बता रहे हैं, आपका पार्टीशन सूट था जो आपका 1989 के अंदर डिक्री हो गया था समझौते के आधार पे। जब कोई भी सूट डिक्री हो जाता है ऑर्डर सीपीसी के प्रावधान के मुताबिक, और आपने समझौते के आधारों के ऊपर वो आपका डिक्री हुआ था, और उसमें जो डिक्री करने वाली पार्टी कॉम्पिटेंट थी, उन लीगल हायर से उनके शेयर थे इसके अंदर। अगर वो एक बार डिक्री हो गया है और उसके बाद वो अपील नहीं हुई, उसका अपील का पीरियड निकल गया है, तो वो डिक्री आपकी फाइनलिटी अटेंड कर चुकी है। उसके बाद अगर कोई दूसरा उनके लीगल हायर्स वाद लेकर आते हैं तो वो वाद मेंटेनेबल नहीं होता इतनी आसानी से, क्योंकि उनकी बिहाफ वो जो माइनर थे उस वक्त, लेकिन जिसके शेयर उस वक्त बन रहे थे उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो सारी चीजें वहां पर बताई गई होगी आपके समझौते के टाइम पे, और वो सब चीजें उसमें इंक्लूड होगी कि इतने इतने लीगल हायर्स उस दिन एग्जिस्ट करते थे आपके, और उन सब के बीच में समझौता हुआ होगा। अगर वो समझौता कंक्लूसिव समझौता है आपका, और उसके अकॉर्डिंग उस समझौते के बेसिस के ऊपर वो सूट डिक्री हुआ है आपका पार्टीशन का, तो वो सूट अभी इस स्थिति में बड़ी मुश्किल, चैलेंजेबल नहीं है, और उसकी स्थिति फिर भी इनको एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए? जी, इनको एहतियात के तौर पर, अगर इनको इस बात का डर है तो देखिए, आप एहतियात के तौर पे जो आपकी डिक्री हुई है और जो आपके पुराने पेपर थे 1989 के, जो आपके आप बता रहे हैं जो आपका पार्टीशन का दावा था, उस पार्टीशन के दावे के पूरे पेपर जो अभी किसी ने चैलेंज करा उसके अंदर पूरा लगाइए, और अपना कोर्ट को बताइए कि ये सूट हमारा ऑलरेडी डिक्री हो चुका है और इसको दोबारा से इसका पुनर्विचार इसके ऊपर नहीं हो सकता। चले, बिल्कुल, उसके आधार पर आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं राजेश जी, जो आपको अभी तरीका बताया राजेश लाठीगरा जी ने, वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी, इससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। हरियाणा से अमरजीत जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अमरजीत जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारी 2 भाइयों की शादी हुई थी 2015 में 2 सिस्टरों के साथ।
जी हेलो। जी तो जी मैं सर इंडियन आर्मी में हूँ सर, जी। और मेरा भाई ट्रांसपोर्ट का काम करता है सर चंडीगढ़ हाँ हाँ। सेक्टर 26 में। तो सर मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया, जो लड़की पक्ष थे उन्होंने हमारे से पैसे का वो करने लग गए कि पैसे दो, तो मेरे को परेशान करते करते आखिर बात वो महिला कोर्ट तक जा पहुंची सर। हाँ, हाँ। वहाँ पे जाकर मैंने परेशानी से जूझते हुए एक ही टाइम में उससे डिवोर्स ले लिया। मतलब वहाँ पे मेरे को परेशान किया गया, मेरे यहाँ पे आर्मी में भी डॉक्यूमेंट भेज दिए गए कि ये हमारी लड़की को दुखी कर रहे हैं ऐसे ऐसे, जिससे मेरा भाई अलग हो गया और उसकी फैमिली थी जो वो भी अलग हो गई, जो कि उसकी सगी सिस्टर थी। तो अब वही केस सर दोहरा रहे हैं वो हमारे साथ, अभी मेरे ब्रदर के साथ दोहरा रहे हैं वो केस। तो मैं तो उनसे पैसे दे के कोर्ट में डिवोर्स हो चुका मेरा तो सर। 2017 में मेरा डिवोर्स हो गया था, 15 से कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने शादी के 3 महीने बाद ही ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी थी। नहीं तो अब आप चाहते क्या हैं? सर मैं ये चाहता हूँ मेरे को कोई राय दे। अभी मेरा भाई फिर वैसे ही फंसा हुआ है, जिसकी एक डॉटर भी है सर, 1.5 महीने की, 1.5 साल की। हाँ हाँ। तो मेरे को कोई ऐसी राय दे जिससे हम सर बच सके। ये बार बार हमें ऐसे पैसे कहाँ से देंगे, जिससे चलो सर मैं तो सर्विस पे था, मेरी तो दोबारा शादी हो चले गई। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए। के राय जी क्या जवाब देंगे ना? देखिए 3 कानून है जिसके तहत एक स्त्री को अधिकार है कि अपने ऊपर उत्पीड़न, भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ कोर्ट या न्याय का शरण ले सके। एक भारतीय दंड संहिता है, एक जो है दहेज विरोधी अधिनियम है, और एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो और जिस भी के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई जो लंबित है, तो इनको अपनी सफाई ही पेश करनी चाहिए। कोर्ट के बाहर कोई समझौता नहीं हो सकता, म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हो सकता, कंसेंट से डाइवोर्स नहीं हो सकता। तो कोर्ट में अपने अधिवक्ता के द्वारा ये अपना पक्ष रखें और अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयास करें, क्योंकि स्त्री को कानून ने यह अधिकार दिया है कि वो अगर कहती है कि वह उत्पीड़ित है, वह भेदभाव की शिकार है, उसके ऊपर दहेज की मांग के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो आपको निर्दोष साबित करने के लिए अदालत में साबित करना। चले बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आपको अपना पक्ष रखना होगा कि आप पर जो आरोप लगाए गए वो आरोप तथ्यहीन है, लेकिन इसके लिए आपको साक्ष्य माननीय अदालत के सामने जरूर रखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और साथ ही जो दर्शक जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।